अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहक़ीक़ के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हूँ, यकीनी तौर पर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एक इंटरनल प्रॉब्लम रही है और एक्सटर्नल प्रॉब्लम रही है। इस वक्त पाकिस्तान हमेशा की तरह सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी हम ये कह सकते हैं कि बहरान का शिकार तो नहीं है, लेकिन एक जमूद का शिकार है कि इकनॉमिकली तौर पर हम दुनिया में बयान मरसूस जो कि 25 मई को मई के महीने 2025 में हुई, उसके बाद पाकिस्तान की जो अपना ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जंग जीती या उसका परचम बुलंद हुआ, तो क्या पाकिस्तान के इकनॉमिकली तौर पर हम अगर देखें तो कोई हमें ख़ास फ़ायदे नज़र नहीं आते। पाकिस्तान की इकनॉमिकली प्रॉब्लम अगर सऊदी अरब, चीन और कतर और दीगर ममालिक अगर मदद ना करें तो हम कहाँ खड़े हैं ये हम सबको पता है। गो के IMF के प्रोग्राम में हम IMF ने गुज़श्ता रोज़ जो है 1.5 बिलियन डॉलर जो है हमें दिया है, जिसमें कि कुछ 22 करोड़ डॉलर जो है उसमें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी है। बाकी पैसे जो हैं जो आपका जो रिव्यू था उसके हिसाब से तीसरा रिव्यू आपको मिल गया। अब बात है कि क्या हम माशी तौर पे कब तरक्की करेंगे और हमारे अपने जो मसाइल हैं एक आबनाए हुर्मस को लेके शायद कि दुनिया के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हों। मैं नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हैं, पर दुनिया के अंदर भी प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि एक आम सा तअस्सुर है कि अगर आपको बजट डेफिसिट हो रहा है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें। माने कि इनडायरेक्ट टेस्ट जो है हमारा इतना ज़्यादा हो चुका है कि अवाम बिल्कुल पिस चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी आप तारीफ़ करें उनकी कि वो बिल्कुल खामोशी के साथ हुकूमत की तमाम ऐलानात को, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, उससे खामोशी के साथ जो सह लेते हैं। और पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाए, पॉलिसीज़ के हवाले से जो भी हमारे यहाँ एक गैप है, लोगों की शिकायतें हैं, उसके हल ना होने के बावजूद जो है अवाम कहते हैं कि अल्लाह मालिक है। और यकीन ही करें कि अल्लाह ताला की ज़ात है जिसकी भरोसे पे जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो आगे बढ़ रही है। इस वक्त की सूरत हाल जो माशी तौर पे ये है कि हमारे अपने ताजिर और सनतकार के साथ साथ आवाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा नालायन। हुकूमत की अपनी माशी पॉलिसियाँ कुछ समझ में नहीं आती। हर आदमी इस बात का कायल होता है कि मीसाक़ मईशत होनी चाहिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान। इसके अलावा एक 5 साला जो प्लान आना चाहिए, माशी प्लान, जैसे कि 60s की दहाई में महबूबुल हक साहब जो साबिक वज़ीर मनसूबाबंदी थे, उन्होंने जो एक मनसूबाबंदी में आई थी 5 साला माशी पॉलिसी बनाई थी, उस किस्म की एक माशी पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए कि हमारे ताजिर और सनतकार जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से इतना ज़्यादा परेशान है कि उनका कहना है कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में उनकी मसनूआत महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक वाइड सेक्टर ले लेके हो जाता है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। आपकी तकरीबन 17 से 12 से 20 अरब डॉलर के करीब जो है आपके टेक्सटाइल की अपनी आपकी एक्सपोर्ट है। और उसके बाद अगर हम देख रहे थे तो कुछ राइस की एक्सपोर्ट है 2-4 अरब डॉलर। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई भी ऐसा शेयर नज़र नहीं आती कि जो कि एक्सपोर्ट की मद में हम बहुत ज़्यादा उसको कहें कि जनाब कि उसको अगर ग्रो किया जाए तो हम मज़ीद जो है तमाम चीज़ों के जो है सहारे से हम ज़र मबादला हासिल कर सकते हैं। एक वाइड सेक्टर है फूड सेक्टर पे जो सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर लाइव स्टॉक पे या फूड सेक्टर पे या किसानों की फलाह बहबूद के हवाले से वो काम नहीं हुआ जो काम दुनिया भर दीगर ममालिक ने किया। या हमारे पड़ोस में चले जाएं तो उस वहाँ पे भी आपको एक इनकलाब नज़र आता है, एक तरजीहात नज़र आती है। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के लिए जो है पॉलिसीज़ को तरतीब दिया जाता है ताकि मुल्क तरक्की करे। लेकिन हमारे यहाँ उसूल उसका उलट है कि शरह सूद को देख लें कि शरह सूद जो है हमारे ताजिर सनतकार सिंगल डिजिट पर लाने की बात कर रहे थे, लेकिन 1% बढ़े और उसको 12.5% कर दिया गया, 11.5% कर दिया गया, 10.5 से 11.5% कर दिया गया। इसके अलावा आए दिन गैस की कीमतों का बढ़ना, पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना, दीगर उमूर के हवाले से, खासतौर पर FBR के हवाले से लोगों के इतना ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ताजिर सनतकार अपनी तजावीज़ देते हैं बजट से पहले, लेकिन जब बजट आता है तो उनके जो बयानात होते हैं वो यही बयानात होते हैं कि हमने ये तजावीज़ दी थी, ये सजेशन दिया था, लेकिन कुछ भी उस पर हासिल नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल आज हम इसी पर बात करेंगे। हम बजट चूँकि 10 जून को आने वाला है, उससे पहले हम कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे मुख्तलिफ सेक्टर पे, तो आज हमने टेक्सटाइल को मुंतखब किया है कि आज टेक्सटाइल पे हम थोड़ा से बात कर लेते हैं।
और देखते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में क्या मसाइल और प्रॉब्लम मुश्किलात हैं। तो आज जिन मेहमानों ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है उनसे मैं आपकी पहले तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे आज पहले मेहमान हैं जनाब फैसल अरशद साहब, फैसल अरशद शेख साहब जो कि चेयरमैन है PHMA पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब श्यामलाल मनगानी साहब। मनगानी साहब जो है चेयरमैन है कॉटन जनरल्स एसोसिएशन के, और मेरे ख्याल है कि ये आज पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए और हम इनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। थैंक यू श्यामलाल साहब। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे और मेरे साथ एक बात बता दूं कि मेरे साथ जूम पे कामरान अरशद गाजी साहब भी होंगे, चेयरमैन एप्टेमा, और मोहम्मद साकिब गुडलक साहब होंगे, चेयरमैन पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन से। इंशाल्लाह ताला हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं फैसल अरशद शेख साहब की चलता हूँ। PHMA ने अभी बजट सजेशन दी जी, क्या कहेंगे उस पर, क्या दिया आप लोगों ने? PHMA ने इस्लामाबाद में हम लोग गए थे सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में सलीम मांडीवत साहब के पास, और हमने उनको 7 मेनली हमने प्रपोजल दिए थे। अच्छा। एक्सपोर्ट के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स हैं और बजट में उसको हल करना चाहिए वो था। उसमें सबसे पहला पॉइंट था FTR और NTR। NTR होता है नॉर्मल टैक्स रिजीम, और FTR फिक्स टैक्स रिजीम। अब हमारे ऊपर जो एक्सपोर्टरों के ऊपर टैक्स था वो फिक्स टैक्स रिजीम था। ये तकरीबन 2 साल पहले अचानक हम पे इन्होंने नॉर्मल टैक्स रिजीम में हमें ले आए। अब इसके अंदर अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो उसमें 29% कॉर्पोरेट सेक्टर पे और सोल और पार्टनरशिप पे तकरीबन 45% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसके ऊपर फिर 10% इनका एडिशनल चार्ज है जी। अब अगर इसकी मैं थोड़ा आपको, आप चाहें तो मैं वजाहत आपको बताऊं। अगर एक नया बच्चा आता है, एक नया एंटरप्रेन्योर आता है, काम शुरू करता है, तो उसको आम मुल्कों में पूरी दुनिया में मराद दी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप नया काम शुरू करें, आपको 5 साल टैक्स की छूट होगी। हमारे आते ही एक अगर न्यू कॉमर आता है और सोल प्रोप्राइटर से, उसको आते ही सजा देते हैं कि आप आए क्यों हैं, 45% आप पे टैक्स। और उसके ऊपर मजीद ये होता है कि अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी पेश की, आप फर्स्ट आ गए, तो उसके ऊपर आपने 10% एडिशनल सरचार्ज लगा देंगे, यानी 55% हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में हमें अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हमें ये टैक्स को FBR से बात करके टैक्स को, ये तो हर साल बात होती है, ये कोई नई बात तो नहीं है। मैं हर साल ये सुनता हूँ कि FBR से बात होती है, वजारत खजाना में बात होती है, वजारत तिजारत से, वजीर तिजारत से बात होती है, लेकिन आपके प्रपोजल से मानी नहीं जाते। अब हम तो प्रपोजल दे सकते हैं और हम तो अपनी गवर्नमेंट के साथ हर मौके पे खड़े हैं। अब जिस तरह पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, बिजली महंगी, हम तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट हमारे साथ कर रही है। दूसरी बात, आपको एक चीज सोचनी चाहिए कि आपकी फॉरेन रेमिटेंस जो आती है तकरीबन 38 to 40 बिलियन आपकी डॉलर्स वो आती है, जो हमारे लोग बाहर हैं वो वर्कर्स जो हैं जी। अब आपको दुनिया के हालात पता है, खास तौर पे जो रेमिटेंस आती है 90% ये मिडिल ईस्ट से आती है। अब मिडिल ईस्ट में हालात खराब हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि जो 40 बिलियन आते अभी जो आई है, अभी परसों जो स्टेट बैंक ने हमें रेमिटेंस का भेजा है, उसमें तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर की कमी आई है। वो तो फौरन आएगा ना, लेकिन आप 2 महीने बाद देखेंगे इसका रिजल्ट और क्या आएगा, क्योंकि जॉब्स लोगों की खत्म हो रही। तो आपके पास एक्सपोर्ट से आते हैं 30 बिलियन, तो ये टोटल मिला के 68 बिलियन होते हैं। अब 68 बिलियन को आपने अगर बढ़ाना है या मेंटेन करना है तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। एक्सपोर्ट आप जब बढ़ा सकते हैं जब एक्सपोर्ट के जितने भी हर्डल्स हैं उनको आप क्लियर करें, गवर्नमेंट को वो क्लियर करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो हमारी किसी ने सुनी नहीं है उसके ऊपर। तो आपकी मीटिंग किससे हुई? सर, हमने प्रपोजल दिए थे सेनेट के चेयरमैन साहब को, और उन्होंने इसको सराहा, बड़े अच्छे पॉइंट्स थे, उनको
उन्होंने उसी वक्त इसको सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, ये सलीम मंडी वाले, सालमी मंडी वाले, ओके ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और उस पर बात भी की। अब इसके अंदर और थोड़ा सा अगर वजाहत टैक्स पे कह रहे हैं, क्योंकि FBR का ज़्यादा इशू है। इशू ये है कि इन्होंने 2021 में हमारे ऊपर एक सुपर टैक्स लगा दिया था। सुपर टैक्स जब ख़त्म हुआ, जो कोर्ट में लोग चले गए और वो जब ख़त्म हो गया, तो उन्होंने एडिशनल 10% सरचार्ज लगा दिए। यानी जितना 2021 से कोर्ट में पेंडिंग मैटर्स थे उस पर इन्होंने सरचार्ज लगा दिए। तो अब हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि अगर आप हम पे सरचार्ज लगा रहे हैं तो हमारे एक्सपोर्टरों के तकरीबन 300-350 बिलियन देने, उस पर भी हमें भी सरचार्ज लगा के दें। तो बैलेंस करें ना आप। अगर हमसे सिर्फ आपने टैक्स ही मतलब आप हमसे सूद ले रहे हो तो हमें सूद दो भी दो ना। तो गवर्नमेंट इस चीज को कंसीडर करे। हमारे मतलब देखें आपने क्या करना है। अगर आप देखते हैं कि एक साथ 2 दुकानें हैं, एक दुकान का माल ज्यादा बिक रहा है, एक का कम बिक रहा है, तो वो आप सोचेंगे क्यों कम बिक रहा है, उसकी वजह निकालने के बाद वो मसले का हल करेंगे। अब अगर हम लोग माल बेच रहे हैं, हमारा माल इंडिया और बांग्लादेश से महंगा है। अब क्यों महंगा है? वहाँ बिजली सस्ती है, गैस सस्ती है, और वहाँ जो मिनिमम वेज है वो हमसे सस्ती है। उनका टैक्स 10% है। GST उन्होंने कम कर दी। अमेरिका से जो टैरिफ का मसला हल हुआ था, जो झगड़ा चला, उसके बाद इंडिया में GST कम रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस कर दिया उन्होंने GST। हम उस वक्त भी गवर्नमेंट के पास गए थे, हमने रिक्वेस्ट की कि अगर इंडिया और अमेरिका का वो जो उनका डील हो रहा है और यूरोप का डील हो रहा है, तो हमें उसके बराबर आप खड़ा करें। उस वक्त भी किसी ने नहीं सुना। फिर ये वॉर क्राइसिस शुरू हो गया, अब हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे मामलात हैं। और इसके अलावा हमारी एक EFS स्कीम थी, उसमें ये था कि आप बाहर से यार्न मंगवा लें, धागा मंगवा लें, केमिकल, तो उसमें ये होता था कि वो आपको री एक्सपोर्ट करना है तो आपको ड्यूटी नहीं पड़ती थी, लेकिन उस पर ड्यूटी लगा दी। अब वो ड्यूटी लगा दी। तो हमने गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट की। लेकिन इसमें भी मसला है। टावल वाले जो खुश हैं, आप लोग नाराज हैं? नहीं, हम सब ऑन बोर्ड हैं। ऑन बोर्ड हैं जी, सब ऑन बोर्ड हैं। हमें इसमें एक दूसरे के साथ हैं। अब हमें ये चाहिए कि इसको वापस अपने हाल पे दोबारा ले आएं, ताकि हम जो जिसका यान जहाँ से मर्जी मंगाए, जो मर्जी मंगाए, और वो एक्सपोर्ट करे। अगर उसको वो क्वालिटी अच्छी लगती है, वहाँ से सस्ता मिलता है, तो वो कंपटीशन हमारा ख़त्म हो। फिर हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो हाई कॉस्ट है, जो मैंने आपको बताया, हर चीज़ हमारी महंगी है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पानी है, बिजली है, गैस है, सारी चीज़ें महंगी हैं जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा श्यामलाल की तरफ चलूँ, फिर उसके बाद आपसे भी बात करता हूँ। श्यामलाल की तरफ चलते हैं कि कॉटन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं आप मुझे बताइए कि आवाम को इस मुतालिक मालूमात थोड़ी कम है, इसलिए कि सारी चीज़ों की होती है। मुझे एक बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कपास कितनी पैदा होती है? थैंक यू सबसे पहले तो बिलाल साहब। थैंक यू। आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू। अब काफ़ी चीज़ें तो आपने अपने इंट्रो में कवर की हैं। जहाँ तक हमारी एक्सपोर्ट की बात है, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि मोर देन 60% से ज़्यादा शेयर टेक्सटाइल सेक्टर का है। और मैं टेक्सटाइल सेक्टर का जो है ना, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूँ। पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है कहने को तो, बट अनफॉर्चुनेटली आज जो सेक्टर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डॉलर ला रहा है, उनका रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है। ये कॉटन हमारा कोई 15 मिलियन बेल हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते थे। आज से कोई 10-12 साल पहले 2011 में पाकिस्तान की जो टोटल जो अराइवल थी 14.9 मिलियन बेल्स थी। जो बजाय चीज़ें बेहतर करने के, हमने अपनी क्रॉप को जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ लेके गए। कुछ गवर्नमेंट की भी हमारे साथ कोई, मुझे लगता है कोई ज़्यादा उनका जो है ना हमसे मोहब्बत है कि हमारी इंडस्ट्री जो 1200 जिनिंग फैक्ट्रियाँ हम लोग रन करते थे पाकिस्तान में, वो कम होते होते अब कोई 50% हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। तो उसके 2 रीज़न है। एक तो ये कि जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज है, वहाँ पे शुगर केन को प्रोमोट किया गया है। आज भी पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में 14 से 15 लाख टन शुगर एक्सेस बढ़ी हुई है। अभी बताया कि गांठों की क्या तादाद है? ये 15 मिलियन से नीचे आके कितनी आ गई है? जी, अब जो हमारी अभी की लास्ट हमारी फिगर है, वो 5.8 मिलियन बेल्स की है। 15 मिलियन से 5.8 मिलियन को हम टच कर रहे हैं। 6 मिलियन भी नहीं है। जबकि इन हालात में जहां हम कहते हैं कि हम रीजनली कम्पिटिटिव नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव हैं, हमारी एनर्जी कॉस्ट हमें मार रही है, हम जो ना रीजन में सबसे ज़्यादा हमारा बैंक इंटरेस्ट रेट है,
उस टाइम पे भी हमें 10 से 11 मिलियन बेल्स की आज भी हमारे मुल्क में इन हालात में भी कंजप्शन है, जबकि हमारा रॉ मटेरियल है 6 मिलियन, 4 से 5 मिलियन, जो ऑलमोस्ट को 2.5 बिलियन डॉलर्स के हम इंपोर्ट करते हैं, जो चीज़ें हम लोकली अचीव कर सकते हैं। तो हमारे अपनी कंजम्पशन कितनी है? वैसे तो हमारे नॉर्मल हालात में कोई 16 to 17 मिलियन बेल्स की होती थी, लेकिन चूंकि लास्ट 2 साल से टेक्सटाइल सेक्टर के हालात ऐसे हैं, आज भी इन हालात में 10 से 11 मिलियन की हमारी कंजम्पशन है और हमारे पास 5.8 मिलियन, हमारे पास 5.8, और बाकी हम इंपोर्ट करें, सब हम इंपोर्ट करें, और डॉलर है नहीं हमारे पास। डॉलर नहीं, वही जो फैसल साहब ने बात की ना, देखो अभी इस वक्त पाकिस्तान वो मेरा ख्याल दुनिया में वाहिद मुल्क होगा जो अपने एक्सपोर्ट के बजाय रेमिटेंस पे जो ना डिपेंड कर रहा होगा। 100%। हमारी एक्सपोर्ट इतनी नहीं जितने हम रेमिटेंस आते हैं, और रेमिटेंस भी जो मेजर पोर्शन है वो हमारा गल्फ से आता है। तो आज जो हालात हैं वॉर की वजह से हमारे पास ये नंबर आप भी कुछ कह रहे हैं कि लास्ट जो हमारा स्टेट बैंक की फिगर है कि अप्रैल में 7 जी मैंने देख लिया, मैंने मेरे साथ लाइन पे मौजूद, एक मिनट मैं जरा मेरे साथ लाइन पे मौजूद है कम जहाँ पे मोहम्मद साकिब गुडलक भी मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के। मोहम्मद साकिब गुडलक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आप थोड़ा सा मतलब ये कि वेट कर लीजिएगा, मैं जरा शामलाल साहब से बात कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। लास्ट हमारी जो फिगर है स्टेट बैंक की 7.6% हमारी रेमिटेंस जो है ना कम हुई है लास्ट मार्च से अप्रैल में कम हुई है। तो अब हमारी पास जो ना सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास डॉलर लाने का, वो वाहिद जरिया है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के साथ हम कर क्या रहे हैं, हमारी इंटेंशन तो ये होनी चाहिए कि जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे उसको हमने कॉटन ग्रोइंग एरियाज में ही रखना चाहिए। ये नहीं कि फर्दर शुगर मिले लगा। मतलब कि इसमें क्या प्रॉफिट कम था जो घट गया और आपके शुगर केन की तरफ तवज्जो ज़्यादा हुई? देखें, पंजाब में ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें आई है, सिंध में कम आई है कंपेरेटिवली। उसका रीज़न ये है कि सिंध में भी कोई ग्रोअर खुशी से कॉटन नहीं लगा रहा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि पानी की हर वक्त हमारे पास शॉर्टेज है। पंजाब में क्योंकि पानी ज़्यादा है तो ग्रोअर को जहाँ 2 पैसे फ़ायदा होना है उन्होंने वहीं डाइवर्ट होना है, तो वहाँ उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है। वो राइस में कुछ कन्वर्ट हो गए, कुछ शुगर केन में कन्वर्ट हो गए, कुछ मकई कॉर्न में कन्वर्ट हो गए, तो उनके पास ऑप्शन थे। अब देखो, आप अगर ग्रोइंग एरिया कॉटन में अगर आप शुगर मिले लगाओगे तो आप शुगर केन को ही प्रमोट कर रहे हो, तो ग्रोअर ने क्या लगाना है, उन्होंने तो उसी चीज की तरफ जाना है जिसमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो कॉटन की जो आपके है वो सिंध में ज्यादा है। सिंध में अब ये भी मजे की बात मैं आपको बताऊं कि सिंध पूरे में इतनी कॉटन नहीं होती थी जितनी सिर्फ विहारी डिवीजन में, विहारी डिस्ट्रिक्ट में होती थी। पंजाब की बात, आज पंजाब की बात, एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आज पूरे पंजाब से सिंध में कॉटन ज्यादा है। तो सिंध में जो कॉटन लग रही है वो सिर्फ मजबूरी में लग रही है कि हमारे पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, हमारे पास हर वक्त पानी की शॉर्टेज है। अगर ये पानी हमारे पास ही पंजाब की तरह हो वाफर मुख्तार में, तो सिंध के ग्रोअर भी डाइवर्ट हो जाए अदर कमोडिटीज पे। इस वक्त हमारे पास क्या जो इशू आ रहा है कि हमारे पास इस वक्त खल और बिनोले के ऊपर टैक्स है। खल जो भैंसें गाय जो खाती हैं, अब इसका 100% जो हमारा बायर है वो नॉन फाइलर है। ये मैं कुछ 10 दफ़ा FBR में गया हूँ, उनको सारी चीज़ें बताई कि सर 24 में आप देखें आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, आपने हमारे ऊपर 25 में टैक्स लगाया है। टैक्स लगाने के बाद हम लोगों ने आप देखिए आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आपने टैक्स लगाने का मकसद ये है कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो। आपने क्या किया है, जो हमारे बायर है वो है ही नॉन फाइलर, उसमें हो ये रहा है कि हम सारे जो अनडॉक्यूमेंटेड की तरफ चले गए। तो आपने हमें ये रास्ता दिखा दिया है कि आप जो है 1 नंबर काम ना करें, आप 2 नंबरी करें, क्योंकि जब मेरा बाय प्रोडक्ट बिकेगा ही नॉन फाइलर तो मैंने लिंट भी चोरी करना शुरू कर दिए। मैं चेयरमैन ये चीज़ें जो ना आपके सामने कह रहा हूँ कि आप हमें खुद रास्ता दिखा रहे हो कि बजाय आप चीज़ें ठीक करने का या सीधा काम करने के आप चोर बन जाओ। तो मैं इनसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर हमारी इंडस्ट्री को वाकई बचाना है और वाकई हमने पाकिस्तान के साथ कुछ करना है तो टेक्सटाइल सेक्टर को आपने तवज्जो देनी होगी। उसका जो रॉ मटेरियल है, जिनिंग इंडस्ट्री को आपने प्रमोट करना होगा। उसके लिए खल और बिनोले पे जो टैक्स लगाया गया है उसको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ज़रा आपसे और भी बात करूँगा। मैं ज़रा साकिब गुडलक की तरफ चलूँ। आप मेरे साथ हैं साकिब गुडलक साहब? जी जी जी। ये चेयरमैन पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के जनाब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं PHMA के चेयरमैन है जनाब फैसल अरशद शेख साहब, और चेयरमैन कॉटन जनरल्स एसोसिएशन के शामलाल मनगरानी साहब। तो आप ये कॉटन जनरल्स की तरफ से जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, आपके भी प्रॉब्लम है, आपकी अपील भी देख रहा था मैं जो कि अखबारात में छपे हैं, आपने हुकूमत से अपील भी की है, और आपका मसला ये कि कॉटन, नायलॉन, विस्कोस और दीगर जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके हवाले से जो आप लोग इंपोर्ट करते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें तैयार होती हैं या सारा इंपोर्ट करते हैं आप लोग? बिलाल साहब, बात यह है कि सिंथेटिक फाइबर से जो रॉ मटेरियल बनता है यार्न, ठीक है ना, वो पॉलिस्टर यार्न है,
जो कि कॉटन, अब जैसे जैसे फैशन चेंज हो गया है, पॉलिस्टर का यूज बढ़ गया है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो पॉलिस्टर यार्न की डिमांड के हिसाब से अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो लोकल इंडस्ट्री नॉट मोर देन 20% प्रोड्यूस करती है। हमारा 80% जो है इंपोर्ट है, ये रॉ मटेरियल, जिससे हमारी एक्सपोर्ट, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और ये सब चलती है जी। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री ना चलने की वजह आप और हम सब जानते हैं कि जो 20% भी वो बना रही हैं उसमें भी वो सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि इवन उनको बड़ा फेवर है, उनको 10% कस्टम ड्यूटी का फेवर है, 2.5% रेगुलेटरी ड्यूटी का फेवर है, फिर ड्रॉ टेक्सचर्ड यार्न क्योंकि वो बनाते हैं तो उनको एंटी डंपिंग जो है वो 5.5% से लेके 23% है, तो उसकी एवरेज अगर करूं तो 12-13% का एवरेज उनको वो बेनिफिट है। फिर भी वो डिमांड का 20% का मुश्किल बना सकते हैं। उसकी वजूहात दूसरी हैं, वो जो वजूहात गवर्नमेंट को बताकर ड्यूटी इम्पोज करना या रेगुलेटरी ड्यूटियाँ बनाना। पहली बात तो ये है कि सर रॉ मटेरियल पर रेगुलेटरी ड्यूटी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी नहीं, रॉ मटेरियल आप सारे रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट करते हैं? जी सारे इंपोर्ट होते हैं सर। नायलॉन पाकिस्तान में नहीं बनता। अच्छा, पॉलिस्टर भी बाहर से मंगवाते हैं हम, विस्कोस भी है? नायलॉन, विस्कोस, रियोन यान यहाँ नहीं बनता। यहाँ सिर्फ एक हमारा फाइबर से जो स्पन यान बनता है वो बनता है, वो भी नॉट टू मच, वो भी इंपोर्ट बेस पर है। पॉलिस्टर यान, फिलामेंट यान यहाँ नहीं बनता है। यहाँ सिर्फ ड्रॉ टेक्सचर्ड यान बनाते हैं 2 से 3 लोकल इंडस्ट्री वाले। जो हम सफर कर रहे हैं ना सर, मैं आपको बताऊं कि मुझे एक बात बताए, मैं यान से क्या बनाऊंगा। यहाँ मेरे आपके साथ PHMA के मेहमान भी बैठे हैं, प्रेसिडेंट, उनसे पूछे यान से क्या बनेगा? फैब्रिक ही बनेगा, ऑब्वियसली फैब्रिक से। अच्छा, EFS जो स्कीम खत्म हुई तो उससे आप लोगों को नुकसान हुआ? मैं हमारी वाली प्रोडक्ट पे EFS खत्म नहीं हुआ सर, वो स्टिल EFS में आ रहा है और वो हर्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा, नॉट टू मच, बट इट्स वी आर हर्टिंग बाय दैट। आपके EFS कंटिन्यू है? हम जो, हाँ जी, सिंथेटिक फाइबर से जो भी यान बनता है वो कंटिन्यू है, उसको खत्म नहीं किया, सिर्फ कॉटन को खत्म किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम जो हर्ट हो रहे हैं वो हमारी जो डोमेस्टिक, हमारा SME सेक्टर जो हर्ट हो रहा है वो फैब्रिक के इंपोर्ट से हो रहा है। फैब्रिक के ऊपर ड्यूटी है फैब्रिक के ऊपर ड्यूटी है 10+2 12%, और यान पे ड्यूटी है 10+2.5 12.5%। मुझे बताएं कि यान महंगा होगा और फैब्रिक सस्ता होगा तो कोई भी बंदा, फिर यहाँ इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती यहाँ। आपको यान को सस्ता करना पड़ेगा यहाँ की। अच्छा, ये आपको वीविंग, साकिब गुडलक साहब, इतना डोमेस्टिक सेक्टर है वो कैसे चलेंगे? साकिब गुडलक साहब, ये तो सही है। आप मुझे बताइए कि ये तो आपके मसले जो काफी पुराने चल रहे हैं, बहुत पुराना मसला चल रहा है, और मेरा ख्याल है कि हर साल तो सर बहुत सारे मसले हैं जो बिलाल साहब आप कई बार मीटिंग में आए हैं जी जी और एसोसिएशन में, एंड यू नो कि हम कमर्शियल और इंडस्ट्री के जो इश्यूज है उसमें जो डिफरेंशिएट है उसकी फाइटिंग सिंस 2012 से कर रहे हैं, और अब तक हम गवर्नमेंट को समझा के थक गए। बट अभी जो वो बात कर रहे थे जिनर्स वाले, कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि भाई लोग रॉन्ग वे पे काम करें, ना कि सीधे पे। हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप ट्रेड को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, सीधा सीधा काम करने से। बट FBR की जो पॉलिसियां हमें हर्ट करती हैं वो सीधा काम करने देना चाहिए। नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं थोड़ा सा, मैं जरा ये शेख साहब की तरफ चलता हूँ। मैं जरा शेख साहब ही, वो कह रहे हैं कि FBR वाले तो चाहते ही हैं कि जनाब अली के वो मतलब ये कि डॉक्यूमेंटेशन ना हो, डिजिटल ना हो, और ना ही कोई कानूनी तरीके से हो। तो ये क्या वजह क्या है? मैंने तो सर आपको पहला पॉइंट बताया FTR का, फिक्स टैक्स रिजीम। बिल्कुल सही कहा। फिक्स टैक्स रिजीम में क्या होगा कि आपने सिंपली आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड आई, उस पर 2% अभी काट रहे हैं, जो हमने गवर्नमेंट को सजेशन दिया कि ये बहुत ज़्यादा है, आप इसको 1% करें। तो इसमें कोई करप्शन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ये आपके आएंगे और पैसे आपके कटते रहेंगे। अगर आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा? आप अपना काम करेंगे या हिसाब किताब में बैठे रहेंगे? मैं इसमें तो ये नहीं कहूँगा कि वो क्या होगा, आप समझते ही हैं उस बात को।
लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं कहीं जाती, नहीं जाती। कहीं नहीं जाती। हमें जी, सिर्फ जो गुडलक साहब भी बात कर रहे हैं और हमारे भाई भी बात श्यामलाल जी। देखें, अगर हर चीज को फिक्स ले आएंगे ना तो आपकी हर चीज बहुत ज्यादा आएगी, हर आदमी खुशी से उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप इस तरह से नॉर्मल टैक्स रिजीम लेंगे, हर आदमी आपसे भागेगा, शॉर्टकट की तरफ जाएगा। तो ये चीज होनी चाहिए जो ये गुडलक साहब कह रहे हैं कि फाइबर के ऊपर, तो फाइबर पे ये काफी एंटी डंपिंग और ये इस तरह की ड्यूटी है इस वक्त। अच्छा, एंटी डंपिंग तो उस वक्त होती है कि जब आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, लेकिन वो तो लोकल में तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो एंटी डंपिंग किस बात की मुझे भी ये समझ नहीं आ रही। ये एंटी डंपिंग तो उस वक्त लगती है ना ड्यूटी। ये हमें पूछना चाहिए गवर्नमेंट से, आप क्यों एंटी डंपिंग लगा रहे हैं? आप देखें ना, आपके पास सारा पॉलिस्टर यान चाइना से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है ना, इंपोर्ट हो रहा है। तो एंटी डंपिंग तो वहां लगती है कि जब आपकी लोकल इंडस्ट्री को आपने सेव करना हो। जी, लोकल इंडस्ट्री जिस तरह इन्होंने बताया कि 20% परफॉर्म पे है जी, तो पहले तो लोकल इंडस्ट्री को जब आप चलाएंगे तो जॉब क्रिएशन होगी, आपके लोग काम पे लगेंगे, आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। मुझे नहीं समझ आई गवर्नमेंट पॉलिसियां ये क्यों बना रही है। जब गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए तो ये हमें इनको साथ बिठाना चाहिए, हमारे प्रॉब्लम्स। तो आप लोग साथ नहीं बिठाते? सर, हमें तो आप साथ बिठाते हैं। ओके, श्याम जी आपसे मैं पूछूंगा, आप गए एफबीआर साहब की मुलाकात हुई? सर काफी दफा उसके बाद आपकी साकिब साहब ने बात की, वजीर हम सभी मसलों में घिरे हुए हैं, लेकिन अब चीजों को हमने ठीक कर। वजीर खजाना वगैरह से मुलाकात हुई? सर हमारी 18 को होपफुली हमारी है मीटिंग उनके साथ। होगी जी, होगी। तो लेकिन एक दफा हम जहाँ बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि 70% तो बजट तो वैसे ही तरतीब दिया जा चुका है, तो हमने अब मुलाकात करके पहले भी प्रपोजल सारी उनको दी हुई है, लेकिन बात जो कर रहे हैं साकिब गुडलक की जो बात कर रहे हैं, ये यार्न के हवाले से, आप लोग कॉटन इंजीनियर्स के हवाले से हैं, लेकिन हैं तो दोनों भाई बहन ही ना। यूज तो कपड़ों में ही होता है ना। सर एक जगह ये हुकूमत को आए हुए को 2.5-3 साल हुए। फर्स्ट ईयर तो पूरा हमें ये सुनने को मिला कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट हो रहा था, डिफॉल्ट से बचा लिया। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सेकंड ईयर हमें ये सुनने को मिला कि अब हमारी इकोनॉमी माशाल्लाह टेक ऑफ कर गई है, अब हम जो इंशाल्लाह कोई उड़ने जा रहे हैं। लेकिन सर मेरा आम आदमी मर रहा है, मेरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, मेरी अपनी इंडस्ट्री को 50% बंद हो गई है। मैंने यही बात कही थी। तो सर अब मसले ये कितने ठीक करने? अगर आप चाहते हैं कि इस वक्त जो हालात है, जो गल्फ में जो हालात हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तान इस वक्त सबसे आइडियल प्लेस है लोगों को वापस अपना पैसे लाने के लिए। लेकिन लोग पैसे तब लाएंगे जब उनको प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। ये मैं जब हर प्रोग्राम में मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? एग्जैक्टली सर, जब आप पैसे क्यों लाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है ही नहीं, तब तो वो पैसे लेके कहाँ आएगा आपके पास? एग्जैक्टली। तो सर जब अब इंडस्ट्री बंद हो रही है, अब देखो आप टेक्सटाइल सेक्टर देखो, पंजाब में क्या हाल हुआ है। कोई फैसलाबाद में 50 यहाँ भी जो चल रहा है, थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो सिर्फ विंड की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। अदरवाइज हमारी जिस तरह के रेट्स हैं एनर्जी के, जिस तरह के एग्रीमेंट्स हमारे आईपीपीस के साथ हुए हुए हैं, मेरे इंडस्ट्री हमारी सर्वाइव कर सके। जी साकिब गुडलक साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपने यहाँ पर पे भी लिखा हुआ था कि जनाब के ये विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स 3.5% है, जो कि हायर पे जा रही है, तो आप ये आप इस पे इतराज कर रहे हैं कि क्या आपने इस कम करने के हवाले से गवर्नमेंट से कोई बात हुई? बिलाल भाई, प्रॉब्लम ये है कि सिंस 2011 31 दिसंबर को एक SRO आया था। जी, उस SRO से 1125 नंबर था उसका, SRO 1125। डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दी गई कमर्शियल इंपोर्ट और इंडस्ट्री इंपोर्ट। मेरा आज तक मैं तमाम जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आए हैं, हमारे FBR चेयरमैन कितने सारे आए, मैं एक ही सवाल उनसे बार बार करता हूँ, भाई मैं यान इंपोर्ट करता हूँ तो मैंने उस यान से पतंग नहीं उड़ानी, ना ही गोला कबाब। नहीं, मुझे साकिब गुडलक ये नहीं बता दीजिएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाई है? एंटी डंपिंग ड्यूटी तो उस वक्त लगती है जब लोकल इंडस्ट्री में आपके यहाँ खामाल बन रहा हो, उसको सेव करने के लिए लगाई जाती है एंटी डंपिंग। बिलाल साहब, दो चीजें मैं आपको क्लियर करूं। पहले तो ये जो आपने कमर्शियल इंडस्ट्री, ये डिफरेंशिएट होना ही नहीं चाहिए रॉ मटेरियल पे, क्योंकि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए होता है। कमर्शियल इंपोर्टर भी जो इंपोर्ट करता है वो इंडस्ट्री के लिए करता है, सपोर्ट करता है। तमाम एसएमई सेक्टर आपके कमर्शियल इंपोर्ट से ही चलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा किया है कि हमारे एसएमई सेक्टर को तबाह करने के चक्कर में जो पॉलिसियां बनाई जाती हैं उससे एसएमई सेक्टर आपका ग्रोथ नहीं करता, उल्टा और डाउन हो जाता है। तबाह करने की, ये जो आपने जुमला अदा किया तबाह करने के लिए, तो क्या मतलब है कि हमारे पास जो पॉलिसी मेकर्स है वो मुल्क के दुश्मन बैठे हुए हैं? सर अब तक तबाही हो गया क्योंकि उनकी थिंकिंग कुछ है। जब हम उनसे ज्यादा बहस करते हैं तो वो एक कहते हैं IMF ने मना किया। पता नहीं IMF सिर्फ इसी चीज का मना करता है कि एसएमई सेक्टर की ग्रोथ ना हो, बाकी सारी चीजों की हो जाए।
उनकी ग्रोथ हो जाए, उनके सारा कुछ हो जाए, पर ऐसी में सेक्टर की ग्रोथ ना हो शायद आए। आप यूटिलिटीज के बिल देखें, मुझे बताएं आज की यूटिलिटीज के बिल पे कैसे एक छोटा आदमी 8 रूम में, 14 रूम में, 24 रूम में, 48 रूम में चला सकता है? नहीं चला वो कैसे अपनी कैपेसिटी, जबकि चाइना से फैब्रिक सस्ता आ जाता है, यहाँ से यान लेके वो बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी के बिल देता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। 100%। मतलब ये कि वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क ट्रेडिंग स्टेट बने। आप सबसे पहले ट्रेडिंग स्टेट हो गया पाकिस्तान। सबसे पहले तो फैब्रिक को, इंपोर्ट को रोके। जो पॉलिसियां बनानी चाहिए, आपके गारमेंट्स नहीं आने चाहिए, आपकी नीटिंग, आपकी वीविंग ये चले, आपकी डाइंग चले। आपको देखें बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स कितना है और हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स कितना है। लेकिन टेक्सटाइल की जो बात करते हैं हम, एक्सपोर्ट में सिर्फ टेक्सटाइल पे ही सबसे ज्यादा निसार करते हैं। जी जी बिल्कुल सही। एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा किरदार है आपके टेक्सटाइल का। अभी हमारा जो रेमिटेंस का स्कोप देखें वो बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया ड्यू टू जो हमारी यूटिलिटीज है उसके प्राइसेस जो बढ़ गए हैं। तो हमारा एक्सपोर्टर भी अब वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा जो उसको करनी चाहिए। पॉलिसियों को देखना चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ देखना चाहिए, पर सर सिर्फ स्टेक होल्डर्स 4-6 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होने चाहिए, स्टेक होल्डर्स ट्रेडर भी होने चाहिए, स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन भी होनी चाहिए। आप सबको लेके उनकी पॉलिसी को बनाएं, ना कि 4-6 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर देने के लिए आप तमाम एसएमई सेक्टर को बंद करवा दें। बात यह है कि अभी बात कर रहे थे श्यामलाल जी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं आपकी बात से उसको रिलेट कर दूं कि हमारे यहाँ जो हुक्मरान जिनके के जो कारोबार होता है, शुगर फैक्ट्रियाँ जो हैं, तकरीबन हमारे हुक्मरान जितने बैठे हुए हैं उनकी शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, किसी की सीमेंट फैक्ट्री है, किसी की जो है आटे की फैक्ट्री है। तो लाजमी सी बात है कि जिसका जो मफाद होता है वो उसी की तरफ पॉलिसी बनाता है। इसका मतलब तो फिर इसका मतलब आपकी बात से तो मैं ये कहूंगा कि कौमी असेंबली की सीटें बढ़ानी चाहिए और जितने भी छोटे बड़े कारोबारी लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ जाएं और अपना काम कराने के लिए। पॉलिटिक्स मानना तो आपका हक है, पॉलिटिक्स मानना हक है। कल आप इलेक्शन लड़ने, आप भी लीडर बने, सियासी जमात को ज्वाइन कर ले। इट्स अ जोक बट द पॉइंट ये है कि सर जोक नहीं है शाकिर गुडलक साहब, बिल्कुल सही है कि आप ताजिरों की अपनी एक सियासी जमात होनी चाहिए, आप लोगों की भी एक सियासी जमात होनी चाहिए ताजिरों की, कि वो ताजिर भी जब वो सत्तादार आए तो अपनी पॉलिसीज करें। वैसे शाकिर गुडलक साहब बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन थे ये शाकिर गुडलक। बाकी गुफ्तगू के सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त में दोबारा हाजिर हैं। वफ़े में जाने से कबल हमने गुफ्तगू की। शाकिर गुडलक साहब जो थे मौजूद थे, वो चेयरमैन थे पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल रशीद शेख साहब और श्यामलाल मनगलानी साहब भी हैं, चेयरमैन कॉटन जनरल एसोसिएशन के। गुफ्तगू हो रही है। अब बात यह है कि मैं हमेशा कहते हैं हुक्म अज़ां, हम अज़ान देते रहेंगे, मसाइल लोगों को करते रहेंगे, निशानदही करते रहेंगे। हल होना है या नहीं होना वो यकीनी तौर पे अल्लाह की ज़ात जानती है कि कब ये मामला हल होगा, लेकिन एक एतमाद यकीन है कि आप निशानदही करते रहें, मसाइल हल होंगे। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं जूम पे मेरे साथ मौजूद हैं कामरान रशीद साहब, ये चेयरमैन है एप्टामा के, लाहौर से मेरे साथ जूम पर मौजूद हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। कामरान रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, आपने अपने मसरूफ वक्त में मुझे थोड़ा सा वक्त दिया। सर मेरे साथ मौजूद है फैसल रशीद शेख साहब, चेयरमैन PHA में, और जनाब श्यामलाल मनगलानी साहब, चेयरमैन कॉटन जनरल एसोसिएशन, जो कि आपके ग्राई भी है जी वो ही मौजूद हैं। जी कामरान साहब, आपके मैंने बहुत सारे एलामिये देखे, आपके प्रेस रिलीज देखी, मुलाकातें भी आपकी हो रही हैं, जनाब APR से भी हो रही है और आई थिंक सो के वज़ीर तिजारत या वज़ीर ख़जाना से भी हुई है। प्रॉब्लम क्या है अभी बजट के हिसाब से? तजावीज़ क्या दी, क्या उनसे बात हुई? जी और जी जल्दी जी, आपकी आवाज़ कट रही है। आवाज़ सर आपकी आवाज़ बहुत रुक रुक के आ रही। जी जी क्या हुआ जी? हमारा चला दोबारा वो कॉल कर रहे हैं आपको। मैं ज़रा, हाँ मैं इधर ही आ रहा हूँ, इसलिए कि मैं उसको देख रहा हूँ कि बहरहाल उनसे जब तक रब्ता हो जाता है हम उससे बात कर लेंगे। बात यही है कि सिंपल सी बात है श्यामलाल साहब, कि कॉटन की जो अपनी 15 बिलियन से 5.8 मिलियन पे बैल्स पे आ गई। अब आप मुझे बताइए कि बांग्लादेश जो कि एक बैल भी पैदा नहीं करता, लेकिन उसकी जो सूरत हाल है टेक्सटाइल के हवाले से हमसे ज़्यादा ऊपर है, उसकी क्या वजूहत हैं?
बांग्लादेश वाला मॉडल हमें अपनाते हो तो मेरा ख्याल है बहुत टाइम लगेगा। इसलिए कॉटन भी वो आपसे खरीदते थे। अभी जो साकिब गुल्लक साहब ने बात की कि हम किस तरह ग्रोथ पे जाएं, सर ग्रोथ तो अपनी जगह, इस वक्त जो है ना हम इस मोड पे हैं कि सर्वाइवल किस तरह कर सके। अच्छा, मेरा कामरान शाह साहब दोबारा आ गए हैं, तो मैं जरा उनसे उनको बात कर लूँ, फिर हम आपकी तरफ दोबारा जी। कामरान शाह साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हाँ बोलें, क्या क्या बात क्या हुई, क्या सजेशन दिया आपने? देखिए सर, पहली दफा वजीर खजाना के सामने यानी कि वफाकी हुकूमत के सामने जितनी बड़ी एसोसिएशंस हैं टेक्सटाइल की इस मुल्क में, जिसमें एप्टमा है, जिसमें पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल है, जिसमें प्रेगनिया है जो पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट वालों की है, जो PHMA की है, ये सब एंड सियालकोट स्पोर्टिंग गुड्स वाले, हम सब इकट्ठे होके एक जबान होके वफाकी हुकूमत के पास गए, तो उसमें वजीर खजाना साहब, पूरी FDR की टीम मौजूद थी, और हमने कहा कि देखें, सबसे बड़ा मसला हमारा एक तो नंबर 1 बिजली और गैस की कॉस्ट का है कि हम रीजनली कंपेटिटिव नहीं है। हमारे जो कंपेटिटर हैं बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम, वहाँ पे बिजली का रेट 7 से 8 सेंट है, हमारे पास 12.5 सेंट है। वहाँ गैस का रेट $4 से $60 है, जबकि हमारे यहाँ पे $16 है। दूसरा बड़ा मसला सर हमारा टैक्सेशन का है कि पिछले बजट में हमें फिक्स टैक्स रिजीम्स के निकाल के नॉर्मल टैक्स रिजीम में आप ले गए, जिसमें आपने हमसे 29% कॉर्पोरेट टैक्स और फिर उसके बाद 10% टैक्स, फिर आप उसके ऊपर EOPI, सोशल सिक्योरिटी, WPPF, WWF और ये सारी प्रोविंशियल लेवीज मिला मिलू के फेडरल एंड प्रोविंशियल ऑलमोस्ट हम 60% प्लस टैक्स के ब्रैकेट में चले जाते हैं। गवर्नमेंट तो हमारे कारोबारों में हिस्सेदार बनती है रादर देन कि वो कलेक्शन का काम करे। तो एंड में कारोबार यहाँ से इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, पंजाब में हो, सिंध में हो या KP में हो, एंड वो सारा पैसा बाहर जाना था। नहीं, मुझे 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 मतलब कि टू द पॉइंट बता दीजिए कि एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की कितनी कम हुई है? देखिए, सिर्फ एक टेक्सटाइल का शोबा है जिसकी एक्सपोर्ट पिछले साल जितनी मेंटेन हो रही है, बाकी जितने बाकी सेक्टर्स थे, चाहे वो एग्री था, इंजीनियरिंग था, दूसरे तीसरे, उन सब की एक्सपोर्ट गिरी है। सिर्फ एक टेक्सटाइल सेक्टर है जो मेंटेन कर रहा है। जो 10 महीने के आंकड़ेशुमार हैं वो ये शो कर रहे हैं कि आप $30 बिलियन के डेफिसिट पे चले गए हैं तिजारती खसारे से, जबकि सेम टाइम लास्ट ईयर आपका 10 महीने का तिजारती खसारा $25 बिलियन था। आप इस साल $57 बिलियन की इंपोर्ट पे चले गए हैं, जो 10 नहीं, टोटल एक्सपोर्ट अभी कितनी है? टोटल एक्सपोर्ट जो हमें नजर आ रहा है कि वो साल के आखिर तक मैक्सिमम 30-31 बिलियन होगी, इसको एक्सीड नहीं करेगी। एंड आपकी इंपोर्ट वो क्लोज टू 67 to 70 बिलियन चली जाएगी। तो आपके सामने 12 महीने की जो प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट 10 महीने के डाटा पे नजर आ रही है वो 30.5 से $31 होगी, एंड आपकी इंपोर्ट 67 से $70 बिलियन पे चली जाएगी। 10 महीने का डाटा तो चले, वो तो चली जाएगी। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, कि मुझे ये बता दीजिए कि क्या इस दफ़ा आपको उम्मीद है कि बयान मरसूस की तरह जो मईशत में भी जो है बयान मरसूस आएगा और कुछ चेंजिंग नज़र आएगी आपको? सर, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अब फिक्रमंद जरूर है। एंड पहली दफा हम सारी एसोसिएशंस ने जो पाकिस्तान की करता धरता टेक्सटाइल एसोसिएशंस है, उन्होंने इज्तिमाई बजट प्रपोजल साइन करके वजीर खजाना साहब को दिए हैं, बजाय PHMA वाले, प्रेगनिया वाले, PTC वाले, PDA वाले, एप्टमा वाले सेपरेट जाएं। और उसमें हमने उन्हें कहा है कि बिजली का नर्क, गैस का नर्क, शरह सूद, टैक्सेशन, हमारे फंसे हुए रिफंड, DLDL के केसेस, ड्यूटी ड्रॉबैक्स के केसेस जो सालों साल से फंसे हैं, उनको एक्सपेडाइट किया जाए, वरना आप ग्रोथ को भूल जाएं। हमारी ग्रोथ कम हो रही है, पैसा यहाँ पे जा रहा है। ये तो सिर्फ अभी नहीं, तो मिडिल ईस्ट की बात तो उम्मीद थी कि पैसा आपकी तरफ आएगा, तो ये जा कह रहा है, क्यों लेके क्यों जा रहे हैं? अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है कि आप कहाँ लेके जाएंगे पैसा, अगर मुल्क से बाहर जा रहा है पैसा तो। सर, वो एक इस वक्त आरजी ऐसा हुआ है कि कैपिटल फ्लाइट रुकी है एंड पैसा वापस आ रहा है, लेकिन वो पैसा सारे का सारा सनद में, तिजारत में नहीं आ रहा। वो रियल एस्टेट से निकला था, बाहर की रियल एस्टेट में गया जी, था। रियल एस्टेट में ही आएगा।
जी वापस रियल एस्टेट में आ चले। रहा है, तो उसका सनत से तो कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक, चले ठीक है कामराज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती आरा से नवाजा। और मेरे ख्याल में कामराज साहब के थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से भी थोड़ा सा हमको मज़ीद गुफ्तगू करना चाह रहे थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जितनी बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर हम भी यही कह रहे हैं कि जनाब टेक्सटाइल ही अपने आप को जो है वो मेंटेन किया हुआ है कि उसने कि वो एक्सपोर्ट कर रही है। बना तो जितने भी हमारा सेक्टर है जिसमें कि चावल की भी मिडिल ईस्ट की जो जंग की वजह से चावल की हमारी भी जो एक्सपोर्ट है वो भी तकरीबन ना होने के बराबर। चले फैसल साहब, सबसे बड़ी बात बता दीजिए कि चलिए अब शॉर्ट टाइम है, अब आके चलते हैं कि गवर्नमेंट से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? अगर गवर्नमेंट ने आपकी ये तजावीज़ नहीं मानी तो आपका लाएमल क्या होगा? सर लाएमल तो यही होगा कि हम अभी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, आइंदा भी रिक्वेस्ट करते रहेंगे, हर महीने रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आपके आगे अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। देखिए इस वक्त पैसा आपका मिडिल ईस्ट से सारा आ रहा है। अगर आपका बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या रियल एस्टेट में आपके फ़ायदे होंगे तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो आपके डॉलर नहीं आएंगे, जो आपका वर्कर है वो बेकार हो जाएगा, बेरोजगारी फैलेगी। लेकिन हाउसिंग सेक्टर अगर तरक्की करता है तो उसमें तो आपकी बेरोजगारी खत्म होगी ना। 72 एलाइड इंडस्ट्रीज तो तरक्की करेगी ना। दूसरी बात यह है कि सर अगर आप मुझे मौका दें 2 मिनट में, जल्दी हाँ। सर एसएमईज को हमें आगे लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। एसएमईज जो है वो बड़ी फैक्ट्री ओनर होंगे। तो आज भी हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर आए हुए थे, उनसे बात हुई कराची चैम्बर में। सर आप इनको एसएमईज को लोन दें, इनके लिए फैसिलिटी दें। जब आप देंगे तो ये एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी। और आपको ये देखना चाहिए कि आपके वीक एरियाज जो हम गवर्नमेंट को प्रपोजल दे रहे हैं उसको फौरी तौर पे गवर्नमेंट को उसको मानना चाहिए ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, क्योंकि रेमिटेंस आने वाली नहीं है आपकी। हो सकता है 1 साल नहीं है और रिड्यूस हो, वो रिड्यूस हो जाएगी डेफिनेटली। तो हमें इस वक्त फौरी तौर पे एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट के जो हर्डल्स है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, और हमारी टैक्सेस है जो आपको बताया, और जो ये कामरान साहब ने भी कहा, तो टैक्सेस को हमें फ्रीज कर देना चाहिए। आप 1% ले लें। आप आईएमएफ के प्रोग्राम में कुछ भी नहीं कर सकते सर। आईएमएफ के प्रोग्राम में बाकी चीजें तो हो रही हैं, कैसे करेंगे फ्रीज? सर वो फ्रीज इस तरह कर सकते, मतलब आप उसको 1% पे ले आए, खत्म थोड़ी करना है आपने, मतलब आप उसको कम कर दें, टैक्सेस के रेट को नॉर्मल। अब 45+10 ये तो कहीं भी नहीं, 70% टैक्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से। जी शाम साहब, आप ये बता दीजिए शाम साहब कि आखिर चलते चलते कसबी कितना कि हमारे किसान जो कॉटन की पैदावार की तरफ से जो अदम दिलचस्पी के इजहार कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को गंदम की तरह कॉटन की पैदावार भी मस्ट कर देने चाहिए किसानों पे कि आपने इसको लाजमी ग्रो करना है? कोई कानून ऐसा आना चाहिए? सर बिल्कुल, पहले इस तरह का कानून था कि जोनिंग सिस्टम थी, जहां कॉटन उगती थी वहां कोई और क्रॉप, राइस या शुगर के नहीं। जिस तरह के गंदम पे है बिल्कुल है कि आपने गंदम लाजमी उगाना है। एग्जैक्टली। तो अभी टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा जो पाकिस्तान जो सेकंड मेजर जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान से करता है वो राइस सेक्टर करता है। लास्ट ईयर उन्होंने $4 बिलियन की एक्सपोर्ट की। लेकिन अभी जो सिटिंग स्पीकर है मलिक मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने कहा कि आप राइस एक्सपोर्ट करके बड़ी खुशी मना रहे हैं, बड़े भंगड़े पा रहे हो, लेकिन 4 बिलियन ये राइस आप एक्सपोर्ट नहीं करे, 4 बिलियन आप साथ पानी भी एक्सपोर्ट कर। तो ये कम से कम हमें जो रिक्वायर है वो कॉटन की क्रॉप के लिए पानी रिक्वायर है। लेकिन हमारे यहाँ इंटेंशन ये है कि पता नहीं कॉटन को ख़त्म करके जो टेक्सटाइल जो सेक्टर आपके पास डॉलर ला रहा है, जैसे फैसल साहब ने बात की कि आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज मतलब कानून लाना पड़ेगा कि कॉटन मस्ट आपने ग्रो करना है। सर इसके बगैर हमारा चारा ही नहीं है। आपको एक कानून लाना पड़ेगा। रिवाइव करने का मतलब है, मेरा बिलीव है, मैं हमेशा ये नारा लगाता हूँ, कॉटन रिवाइवल का मतलब है पाकिस्तान की रिवाइवल। बिल्कुल, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, दोनों का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ लेकर आए। उनका भी शुक्रिया जो मेरे साथ जूम पे थे और कॉल पे थे। बात यही है कि हम हर साल बैठते हैं और हर साल यही तकरीबन 19-20 यही गुफ्तगू होती है, और यकीनी तौर पर हम निशानदेही करते हैं, और दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि एक आम आदमी या एक सनतकार ताजिर वो पॉलिसीज़ की बेहतरी को समझता है, लेकिन हुकूमत क्यों नहीं समझती, हुकूमत को आवाज़ क्यों नहीं जाती। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि हुकूमत के कान में आवाज़ जाए और ये जो मसाइल हैं इनका हल हो। फिलहाल इसमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।